बात करते हैं यूक्रेन वॉर जोन की, जहां पर क्रिसमस के बीच बारूदी धमाके हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, जिसे यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में क्रिसमस के बीच युद्ध चलता रहा। जिस इलाके में युद्ध नहीं चल रहा था वहां खुशियां दिखी, वहीं डोनबास के इलाके में लोग अंधेरे में छिपकर क्रिसमस मनाते हुए दिखे। माना जा रहा है कि क्रिसमस खत्म होते ही रूस की सेनाएं यूक्रेन पर घातक हमला कर सकती हैं। छह 7 जनवरी को यूक्रेन वॉर जोन में धमाके नहीं होंगे। यूक्रेन वॉर जोन में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाई शांति के साथ क्रिसमस मना पाएंगे। क्रिसमस के नाम पर ही सही 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई यूक्रेन वॉर 2 दिन के लिए बंद होगी। ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और पूर्वी यूक्रेन में क्रिसमस बारूदी साबित हुआ। पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन में 2 दिन के सीजफायर का ऐलान किया था, जिससे ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया और इसके बाद यूक्रेन के कई इलाकों में धमाके जारी हैं। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रिसमस मनाते दिखाई दिए, दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों ने वॉर जोन में रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, जिसका जवाब रूस के सैनिकों ने भी उसी अंदाज में दिया है। दोनेस्क में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। यहाँ पर रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह भीषण ठंड में क्रिसमस के मौके पर ये यूक्रेनी सैनिक टैंकों के साथ युद्ध में जुटे हैं। धमाके हो रहे हैं और क्रिसमस के बीच भी मौत का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के सैनिकों ने आरोप लगाया है कि रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। Ми знаємо, що їм вірити ніколи не можна, бо це підступні вороги, і ми їм ніколи не віримо. Ви самі чуєте, бачите, яке перемир'я вони хочуть, коли стріляють вони. Так що ми вже знаємо, це вже провірено роками, що їм не потрібно вірити. वहीं रूस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने डोनबास रीजन में रूसी सैनिकों पर हमला किया, यानी सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद यूक्रेन को जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीरें खेरसौन इलाके की हैं, जहां पर रूस की मिसाइलों के धमाके के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई इलाकों में अंधेरे में छिपकर क्रिसमस मनाने की तस्वीरें भी सामने आई। फिलहाल यूक्रेन वॉर जोन के कई इलाकों में खूनी संघर्ष के बीच ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने क्रिसमस भी मनाया और अपने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई भी दी और युद्ध जारी रखने का संकेत भी दिया। Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом – велика українська родина. फिलहाल रूस की सेना 36 घंटे तक संयम बरतने को तैयार है, इसलिए धमाकों की आवाज उतनी तेज नहीं। लेकिन यूक्रेन के जिन लोगों को न्यू ईयर की रूसी आतिशबाजी याद है, वो डरे हुए हैं कि क्रिसमस के बाद क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको समझाते हैं कि पुतिन के सीज फायर के ऐलान को नहीं मानकर ज़ेलेंस्की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और यह गलती यूक्रेन का परमाणु धमाके से एनकाउंटर भी करवा सकती है। पुतिन ने नए साल के वक्त भी यूक्रेन को धमाकों से दहलाया था और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के बाद भी यूक्रेन को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से परमाणु हथियारों से घेर लिया है और जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ेगा, यूक्रेन की तबाही की आशंका भी बढ़ जाएगी। यूक्रेन वॉर जोन में एक बार फिर से परमाणु खतरे की एंट्री हो रही है। इस बार पुतिन ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर परमाणु सबक सिखाने का प्लान बनाया है। दुनिया में खौफ बढ़ चुका है
क्योंकि अब पुतिन को परमाणु हमला करने का बहाना भी मिल गया है और वो हथियारों की तैनाती भी कर चुके हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार रूस की योजना क्या है और इस खौफनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन कौन कौन से कदम उठा चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु घेराबंदी कर ली है। रूस के सहयोगी देश बेलारूस में भी इसके लिए परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। काला सागर में भी परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी युद्धपोत मौजूद हैं। क्रीमिया और बेलारूस में पुतिन ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का जखीरा भेजा है और इससे पहले 5 बार दुनिया को पुतिन परमाणु धमकी भी दे चुके हैं। ये खबर यूक्रेन को डराने वाली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डरकर अपने मित्र देशों से मदद भी मांग रहे हैं। Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку. चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इस परमाणु घेराबंदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्यों बौखलाए हुए हैं। इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि यूक्रेन के पूर्व में रूस मौजूद है और रूस की सीमा में तमाम घातक परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद अपने मित्र देश बेलारूस में भी परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात होने से यूक्रेन 3 तरफ से परमाणु हथियारों से घिर गया है। इस घेराबंदी से परेशान यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए मित्र देशों से और हथियार मांग रहा है। Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. बात करते हैं काबुल में धमाके करने वाले उस राजकुमार की, जिसके खुलासे के बाद दुनिया भर में नई बहस शुरू हो गई है। ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में 25 लोगों को मारा। उस वक्त प्रिंस हैरी अफगानिस्तान में फाइटर पायलट के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। इस खुलासे के बाद अब तालिबान प्रिंस हैरी पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है और 20 साल तक पश्चिमी फौजों द्वारा अफगानिस्तान में वॉर क्राइम का आरोप भी लगा रहा है। एक ऐसी सल्तनत किसी दौर में जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उसका राजकुमार घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आतंकवादियों पर बम बरसा रहा है। एक सैनिक की तरह अपने देश के दुश्मनों पर हमला कर रहा है। ये तस्वीरें 1 दशक से ज्यादा पुरानी हैं। और ये राजकुमार हैं फिलहाल बकिंघम पैलेस से बेदखल हो चुके ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी, जो किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं, जिनके दावे इस वक्त ब्रिटेन से लेकर अफगानिस्तान तक बवाल मचा रहे हैं। और इन दावों के बाद प्रिंस हैरी तालिबान के निशाने पर भी आ चुके हैं। पूरी कहानी प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी स्पेयर से जुड़ी है, जो 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस किताब में हैरी ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उनका एक दावा अफगानिस्तान में तालिबान से भी जुड़ा है, जो दुनिया भर की मीडिया में छाया है। हैरी के मुताबिक अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने 25 लोगों को मारा है। हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मेरा नंबर 25 है और ये संख्या मुझे आत्मविश्वास से भर देती है, ना कि इसकी वजह से मुझे शर्म महसूस होती है। मैं अफगानिस्तान में अपाचे के पायलट के तौर पर तैनात था। अपाचे हेलीकॉप्टर में आगे की तरफ लगे कैमरे की वजह से मुझे टारगेट की लोकेशन हासिल करने में मदद मिल रही थी। इसी कैमरे की वजह से मैं तय कर पाया कि मैंने कितने लोगों को मारा है। प्रिंस हैरी की माने तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही था। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से आए आतंकियों ने अमेरिका में 9/11 हमलों को अंजाम दिया और हजारों लोगों की जान ली। हैरी ने इन आतंकियों और इनके समर्थकों को मानवता का दुश्मन करार देते हुए कहा कि इनसे लड़ाई करना मानवता के खिलाफ जारी अपराध का बदला लेना है। एक तरफ हैरी के दावे हैं और दूसरी ओर तालिबान के सवाल। 25 तालिबानियों को अफगानिस्तान में मारने के दावे को अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के नेता अनस हक्कानी के मुताबिक उन्होंने इस जानकारी को चेक किया जिसमें हैरी ने 25 मुजाहिदीनों के मारे जाने की बात कही है, लेकिन हेलमंद प्रांत में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। इसके बाद तालिबान ने प्रिंस हैरी पर आम नागरिकों की हत्या का आरोप लगा दिया।
तालिबान के मुताबिक पश्चिमी देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर क्राइम किया, जिसकी गवाही खुद हैरी ने दे दी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवभूमि संकट में है। जोशीमठ शहर पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। लोगों की आंखों में आंसू हैं, तो प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सवाल है कि देवभूमि को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? कैसे यहां के लोग अब दहशत में आ गए हैं? देखिए देवभूमि पर सबसे बड़ा संकट, यह खास रिपोर्ट। दर्द से कराह रही देवभूमि, धरती चीरकर निकल रहा पानी, जोशीमठ की जड़ हुई कमजोर, देवभूमि में बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार माने जाने वाला चमोली जिले का जोशीमठ आज दर्द से कराह रहा है। लोग बिलख रहे हैं। आंखों के सामने ही सब कुछ समा जाने के खौफ ने इन्हें और परेशान कर दिया है। अपने मकानों में आई दरारें देख लोगों का दर्द उभर आया है। ये दरार थी, हमको कोई पता नहीं, रोज देखते देखते हम तो परेशान हो गए। ये दरार को, इनकी तबीयत खराब हुई, ये दरार पड़ी, थोड़ा ठीक करा हमने, नीचे तबीयत खराब ज्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरी सारी खत्म हो गए, जो कमाए थे सारे खत्म हो गए। इस जो जमीन के नीचे है वहाँ मतलब आवाजें आते रहती है रात भर। कैसी आवाज आती है आंटी? जैसे समझ रहे कि कोई मशीन से काट रहा होगा, ये पानी बह रहा होगा, ऐसी आवाजें आती है। आज जोशीमठ का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही देवभूमि को बचाया नहीं गया तो जोशीमठ की दरकती जमीन हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। ऊपर से जो पानी आ रहा है स्प्रिंग्स का, नेचुरल स्प्रिंग्स का जो पानी आ रहा है गुरसाली और ऊपर से, वहाँ जो सरफेस के ऊपर से बह रहा है, कुछ उसका पार्ट जो है अंडरग्राउंड चले जाता है। अब अंडरग्राउंड जाएगा तो जो फाइन सेडिमेंट्स हैं वो उनको और नीचे ले जाता है। फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। बड़े बोल्डर जो है उसको वहाँ उस वैक्यूम को फिल करने के लिए उनमें मोबिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये सिंकिंग की प्रक्रिया चल रही है। और इस समय हुआ क्या है कि जोशीमठ में अंधाधुंध जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। जोशीमठ प्रशासन के मुताबिक करीब 700 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो ये टनल बनाई जा रही है, ये पहाड़ काट कर टनल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की धाराएं अलग हो चुकी हैं और इस वजह से जोशीमठ में जगह जगह मकानों में, दुकानों में, जमीनों में कटाव हो रहा है, जमीनें धंस रही हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रविग्राम के घरों में दरारें आई हुई हैं। करीब 561 घरों, दुकानों की जमीन धंस रही है। जोशीमठ की जान बचाने के लिए यहां रहने वाले लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भविष्य का संकट देख आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। इन्हें सरकार से आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन रात भर ठंड में ठिठुरने के अलावा इन्हें ज्यादा कुछ नहीं सूझ रहा। इस जो जमीन के नीचे है वहाँ मतलब आवाजें आते रहती रात भर। कैसी आवाज आती है आंटी? जैसे समझ रहे कि कोई मशीन से काट रहा होगा, ये पानी बह रहा होगा, ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, रात में आवाजें आती हैं और जब सुबह आप लोग उठते हैं तब क्या? तब नहीं होता कुछ नहीं, दिन में तो कुछ सुनाई नहीं देता, पर रात को हो रहा वो आवाजें। अब पानी जैसा बह रहा, पानी की आवाज निकलती रहती है। हालांकि जोशीमठ को लेकर एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। देखिए, जोशीमठ प्रॉपर में जो एसडीआरएफ की टीम है, जो पोस्ट है, उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं। इस बीच जहां जोशीमठ खतरे से जूझ रहा है, वहीं राजनीति भी चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार सरकार को सचेत करती रही, लेकिन घरों में दरार पड़ने पर ही बीजेपी जागी, जबकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है।
वहाँ मसाल जुलूस निकलने लगे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, आवाम की जान को खतरा है, तो अब सरकार चेती है और आज एक हाई लेवल कमेटी बुलाने की बात कही है। हम उनके रोड मैप पे हमारी नज़र है, क्या वो करना चाहते हैं, किन लोगों की वो मदद लेना चाहते हैं, किन साइंटिस्टों को वो लेना चाहते हैं। जोशीमठ में आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए किराए के मकान में रहने के लिए 4000 प्रति परिवार की दर से सहायता राशि दिए जाने का ऐलान हो चुका है। दूसरी ओर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, जबकि प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक देवभूमि को ऐसे संकटों से बचाया भी जा सकता है। क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। सुंदरलाल बोगड़ा जी कहा करते थे कि चौड़े पत्ती के जो है पेड़ लगाओ, उससे आपको चारा भी मिलेगा और आपका सॉइल इरोजन भी होगा। जहां फॉरेस्ट ज्यादा होता है वहां पे बारिश भी होती है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य को आत्म ज्योति का दर्शन हुआ था। आज वही जोशीमठ जलमग्न होने के खतरे से जूझ रहा है। देवभूमि संकट में है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं दिल की बात। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, हादसों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब दिल की धड़कनें अचानक कमजोर हो रही हैं। दिल ने काम करना बंद कर दिया है। ताजा मामला लखनऊ के एक जिम का है, जब एक शख्स वर्कआउट के दौरान जमीन पर गिर पड़ा, उसके दिल की धड़कनें थम गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी में ऐसे मामले अचानक से तेज हुए हैं। कैसे इनसे बचा जाए, यह भी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए हादसों की एक एक तस्वीर। दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में भी एक शख्स वर्कआउट कर रहा है, लेकिन अचानक उसका सामना मौत से हो जाता है। दरअसल लखनऊ के जिम में वर्कआउट के दौरान इस शख्स की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि मरने वाला ये शख्स खुद भी एक डॉक्टर था। 41 साल के डॉक्टर संजीव पाल की दर्दनाक मौत की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिम एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। रूटीन जो चेकअप्स होते हैं हमारे, वो बैक टू बैक करवाने चाहिए, मतलब एवरी 6 to 8 मंथ्स करवाना चाहिए, सो दैट कि क्लाइंट को पता हो कि उनके प्रॉब्लम कुछ और नहीं, कुछ जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो स्टार्ट तो नहीं हो रही। स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन, क्योंकि वेट ट्रेनिंग ठीक है, आप मसल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, बट हर्ट के लिए क्या? हर्ट भी तो एक मसल है, उसको भी आपको प्रॉपर ट्रेन करना है, जो कि आई थिंक जिम में अब लोग बहुत कम करते हैं। पीपल आर मोर फोकस्ड अबाउट कि उनको वेट ट्रेनिंग करनी है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल के मरीजों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, कभी अपने सिम्टम्स को ना इग्नोर करो। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, दिल की धड़कन तेज लग रही है, सांस फूल रहा है, तो एक मस्ट है कि डॉक्टर के पास जाके कार्डियक चेकअप करा लो। ये कार्डियक चेकअप सिंपल है, एक ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, एक इको से हमें पता चल जाता है कि हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, ईसीजी से पता चल जाता है। और ये 3 टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी जिसको सिम्टम्स हो रहे हों चेस्ट पेन के या सांस फूलने के या पैल्पिटेशंस के, सो ये प्रिकॉशन हर कोविड पेशेंट को लेनी चाहिए। इससे पहले भी फरीदाबाद की ये तस्वीरें सामने आई, जहां एक शख्स को हार्ट अटैक आया। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां इस शख्स की दिल की धड़कनें ही रुक गईं। फरीदाबाद की दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
जहां युवक कई बार बेचैनी और परेशानी से अपने सीने पर हाथ रखता नजर आता है और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। इंदौर में भी जिम में वर्कआउट के दौरान इस शख्स की मौत हार्ट अटैक आने से ही हुई है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कैसे ये शख्स जिम में एंट्री लेता है और चंद पलों में ही उसकी मौत हो जाती है। इंदौर के विजयनगर इलाके में होटल कारोबारी प्रदीप रघुवंशी जिम में एक्सरसाइज के लिए पहुंचे। करीब 5 मिनट ट्रेडमिल पर वार्म अप करने के बाद वो जैकेट उतार ही रहे थे कि तभी उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत करीब के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सवाल है कि आखिर ऐसे मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। कानपुर में भी पिछले 5 दिनों में करीब 100 लोगों को हार्ट अटैक की वजह से मौत होने के मामले सामने आए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दी के मौसम में इस तरह की घटनाओं के पीछे 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं। यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक से भी 3 लोग कानपुर में दम तोड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि आंकड़े पिछले सालों में नहीं देखे गए। इस तरह का आंकड़ा जो है वो पिछले वर्ष तक तो नहीं आया था। ये पहली बार इस तरीके का आंकड़ा देखा गया है, क्योंकि ये ठंड भी पिछले वर्षों में इस प्रकार की ठंड भी नहीं पड़ी थी। जो पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है और हार्ट की बीमारी रहती है, उनकी जो दवा वगैरह चल रही होती है, अगर उन्होंने ठंड बढ़ते ही दवा को रेगुलेट करने के लिए दोबारा डॉक्टर को नहीं दिखाया और उसको रेगुलेट नहीं कराया तो ये खतरा बढ़ने की संभावना हो जाती है। दरअसल उत्तर भारत में शीत लहर चल रही है। कानपुर जैसे शहर को भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी ओर कोरोना की वजह से भी दिल कमजोर हो गए हैं। हमें ये लगता है कि जो अभी तक कोरोना काल में लोगों का हार्ट थोड़ा वीक हो गया था, उसके अलावा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज समाज में है ही है काफ़ी लोगों के अंदर, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी बहुत कॉमन है, तो ये सब चीज़ें मिल के लोगों को के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि कानपुर के हृदय रोग संस्थान में 26 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई, जबकि 30 लोगों के दिल की धड़कनें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं। सर्दियों के मौसम में हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम ज्यादा होता है। ठंड में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रक्त के थक्कों के प्रसार में भी वृद्धि होती है। साल 2016 में हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित एक शोध में पता चला कि तापमान जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे हृदय संबंधी रोगों का जोखिम बढ़ने लगता है। सर्दियों में दिल की सेहत को ठीक रखने के लिए पोटेशियम युक्त फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। ऐसे में इस बात का पता होना बेहद जरूरी है कि सर्दी में हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जानकारों से बातचीत करके हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिन पर अमल करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में सुबह जल्दी टहलने के बजाय 8 बजे के बाद ही टहलने निकलें। धूप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। रोजाना व्यायाम करें। डाइट पर कंट्रोल रखें। ज्यादा मसालेदार और तले हुए भोजन से परहेज रखें। ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। हाई बीपी के मरीज खास ख्याल रखें। नमक और मीठा खाना कम कर दें। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ठंड से खुद को बचा कर रखें। लखनऊ, इंदौर और फरीदाबाद की घटनाएं ताज़ा जरूर हैं, लेकिन दिल की धड़कनें अचानक रुक जाने की घटनाओं से सबक लेने का वक्त आ गया है। यानी सावधानी रखने के लिए किसी भी तरह की कोताही बरतना खतरे से खाली नहीं है। तो सावधान रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की टॉर्चर कर देने वाली ठंड। दिल्ली में कई जगहों पर पारा 2 डिग्री के नीचे लुढ़क गया है, जबकि देश के कई राज्यों में लोग ठिठुरने के लिए मजबूर हो गए। तस्वीरें केवल मौसम की मार की ही नहीं है, बल्कि ऐसे कपकपाने वाले मौसम में मौज मस्ती करने का भी लोगों को भरपूर मौका मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली वासियों को जनवरी में अब शिमला मनाली जैसी जमा देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री, लोधी रोड पर 2.0 डिग्री, रिज में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनवरी की ये ठंड दिल्ली को जमाने वाली मानी जा रही है।
दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दिल्ली में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार कम थी। मौसम विभाग के डाटा के मुताबिक दिल्ली में डलहौजी के 4.9 डिग्री, धर्मशाला के 5.2 डिग्री, शिमला के 3.7 डिग्री और मसूरी के 4.4 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान कम रहा है। हालात ये हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहने को मजबूर हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, काफी ठंड है। हाँ बिल्कुल, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से करीब 32 ट्रेनें लेट हुई, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 34 फ्लाइट्स खराब मौसम के कारण प्रभावित रहीं। दिल्ली से अब आपको ले चलते हैं जोजिला दर्रे की ओर, जहां BRO को जोजिला दर्रा बंद करना पड़ा। बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हाईवे और उनकी परतों को कुरेदती मशीनें समुद्र तल से 3,528 मीटर की ऊंचाई पर सब कुछ जमा देने के लिए तैयार है। -20 डिग्री तापमान और लगातार बर्फबारी के बावजूद जोजिला दर्रा इस बार जनवरी के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खुला रहा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम जानते हैं कि कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के टेम्परेचर -25 तक जाते हैं और भारी हिमपात होने की वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट इस रोड के ऊपर संभव नहीं हो पाता है। और अगर हम पिछले साल के कुछ आंकड़े देखें तो 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में जोजिला पास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब BRO ने जोजिला दर्रे से आखिरी कारवां रवाना किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश की वजह से पिछले 40 दिनों में 13,500 वाहनों ने कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला दर्रे को पार किया। BRO ने प्रोजेक्ट बीकन के तहत लोगों को लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा दी है। आपको बता दें कि जोजिला दर्रा एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी से लद्दाख तक जाता है। ये दुनिया का सबसे जोखिम भरे दर्रों में से एक है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे मैदानी राज्यों में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर से थोड़ी राहत आज से मिलने की उम्मीद है। बिहार समेत पूर्वी इलाकों में ठंड का कहर जारी रहने की आशंका है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए कोल्ड डे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बताया है कि औसत न्यूनतम तापमान से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफ़ी कमी रहेगी। उसके बाद देखिए राजधानी पटना में किस तरीके से जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, उनकी जो जिंदगी है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है। कड़ाके की सर्दी ने रोजमर्रा की जिंदगी पर मानो ब्रेक ही लगा दिया हो। इसकी तस्वीर दिखी जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पाइप के जरिए सप्लाई होने वाला पानी जम गया और लोग पाइप के नीचे आग जलाकर बर्फ को पिघलाते दिखाई दिए। काफी मशक्कत और इंतजार के बाद पाइप से जो पानी निकला वो बर्फ के टुकड़ों की शक्ल में था। बात यह है कि पानी जितना भी है वो जम चुका है। मुलाजिम भी सफर करते हैं और यहाँ की अवाम भी सफर करती है। सफर के लिहाज से यहाँ की अवाम जो है तकरीबन 2-4 महीने 5 महीने यहाँ से शिफ्ट होकर बारामूला की तरफ, जम्मू की तरह चले जाते हैं। पानी जो है इन सर्दियों के दिनों में जम जाता है। आप जानते हैं जैसे चले कलान की आमद शुरू होती है, ये सारा पानी जो है पाइपें जम जाती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी 30 साल पुरानी पाइपें हैं। क्योंकि ये जो पाइपें ये तो सब जमी हुई पाइपें हैं, इनमें से पानी स्टोर नहीं होता है और ये डायरेक्ट नदी से पाइपें लगाई गई हैं, तो आजकल लोगों को बहुत मुश्किल आता है।
पर्यटकों की वजह से गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के सारे होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग करने पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर निहाल हैं, तो वहीं श्रीनगर में डल झील पर तैरते शिकारे सैलानियों का मन मोह रहे हैं। बहुत ही सुंदर था। मेरा पहली बार, ये मेरी पहली बार थी, तो लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मैंने सुना था कि ये पैराडाइज है और वो मैंने फील किया। मुझे बर्फ़ वाला कश्मीर देखना था और मैंने बहुत सारा स्नोई जो कश्मीर होता है वो मैंने देख लिया। कश्मीर बहुत ठंड है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। दाल लेक फ्रोजन हो चुका है, हमने फ्रॉस्ट देखा है दाल लेक के ऊपर, वाज जस्ट ब्यूटीफुल। ज़रूर आना पड़ेगा कश्मीर में, कश्मीर को इन द विंटर टूरिज्म इन कश्मीर इज अ मस्ट डू। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि बीते 2 साल कोविड महामारी ने जो नुकसान पहुंचाया था, इस साल बहुत हद तक उसकी भरपाई हो पाएगी। जाहिर है कहीं सर्दी का सितम ढा रहा है तो कहीं सर्दी में लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।